हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप बहुत अच्छे हैं और अपने एग्ज़ाम की अच्छे से तैयारी कर रहे हैं। तो पिछली वीडियो में मैंने EMRS PGT बायोलॉजी का सिलेबस डिस्कस किया था और शायद आपने वो वीडियो देखी होगी कि पूरा NCERT से लिया गया है। पूरा NCERT बेस्ड सिलेबस है, कुछ भी इधर उधर नहीं है, पूरा NCERT बेस्ड है। और अगर आप EMRS की तैयारी कर रहे हैं तो ये सीरीज़ आपके लिए बहुत हेल्पफुल है। और अगर आप ये एग्ज़ाम दे रहे हैं या नहीं दे रहे हो, इससे फ़र्क नहीं पड़ रहा, क्योंकि अगर आप अदर एग्ज़ाम की भी तैयारी कर रहे हो ना, KVS की, DSSS PGT बायोलॉजी का, तो सबका वही सिलेबस है। आप फॉर्म ज़रूर फिल करना और एग्ज़ाम ज़रूर दे के आना, ठीक है। क्योंकि KVS का भी वही NCERT बेस्ड है, DSSS का भी वही NCERT बेस्ड है, बस कुछ में कुछ टॉपिक्स ऐड हैं, ठीक है। वो अलग से तैयार करने होते हैं, तो आपकी तैयारी अच्छी हो जाएगी। अगर हम कोई एग्ज़ाम तैयारी कर रहे हैं ना, तो वो हमें टारगेट मिल जाता है, तो पढ़ने का मन करता है, ठीक है। तो भाई एग्ज़ाम फॉर्म ज़रूर फिल करना और एग्ज़ाम भी दे के आना, ठीक है। तो भाई चलिए शुरू करते हैं। ये PYQ है भाई अपने EMRS के। तो पहला क्वेश्चन है 51 से 130 तक बायोलॉजी के क्वेश्चन है और उसमें कुछ NEP 2020 से भी क्वेश्चन है, लेकिन मैं सिर्फ बायोलॉजी के क्वेश्चंस करवाऊंगी, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट अबाउट यूज ऑफ बैक्टीरियल स्ट्रेन इन एवेरी मैक्लियोड एंड मैकार्टी एक्सपेरिमेंट टू एस्टाब्लिश DNA एज ए जेनेटिक मटीरियल। तो भाई इसमें एवेरी मैक्लोइड एंड मैकार्टी ने जो एक्सपेरिमेंट किया था उसके बारे में पूछ रखा है कि उन्होंने बैक्टीरिया का कौन सा स्ट्रेन यूज़ किया था। तो मैं ये इसका बैकग्राउंड पूरा अच्छे से बताऊंगी, लेकिन पहले आंसर बता देती हूँ कि उन्होंने लाइव रफ स्ट्रेन एंड हीट किल्ड स्मूथ स्ट्रेन का यूज़ किया था, ठीक है। अब इस एक्सपेरिमेंट का बैकग्राउंड समझो। तो NCERT में बहुत अच्छे से दिया गया है ग्रिफ्थ का एक्सपेरिमेंट। उन्होंने स्ट्रेन लिया था, एक रफ स्ट्रेन, फिर स्मूथ स्ट्रेन, और उसके बाद में रफ स्ट्रेन प्लस हीट किल्ड स्मूथ स्ट्रेन लिया था, ठीक है। तो उन्होंने जब रफ स्ट्रेन से इन्फेक्ट किया माइस को तो वो जिंदा बच गया, क्योंकि उसको इन्फेक्शन हुआ ही नहीं। जब स्मूथ से किया, स्मूथ स्ट्रेन लिया बैक्टीरिया का, उसके बाद माइस की डेथ हो गई, ठीक है। फिर उसके बाद उन्होंने लिया लाइव रफ स्ट्रेन प्लस हीट किल्ड स्मूथ स्ट्रेन, तो उसके बाद भी बैक्टीरिया की डेथ हो गई। तो उन्होंने ये पता किया कि कुछ तो ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल है, कुछ तो ट्रांसफॉर्म हो रहा है स्मूथ हीट किल्ड स्मूथ स्ट्रेन से रफ स्ट्रेन में, ठीक है। लेकिन वो इस बात का पता नहीं लगा पाए थे कि वो ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल DNA है, RNA है या प्रोटीन है, ठीक है। तो वो इस ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल या फिर हम कह सकते हैं कि जेनेटिक मटेरियल का पता नहीं लगा पाए थे कि वो प्रोटीन है, RNA है या DNA। तो उसी एक्सपेरिमेंट को आगे बढ़ाया एवेरी मैक्लोइड एंड मैकार्टी ने। उन्होंने इस चीज़ को एक्सपेरिमेंटली प्रूव किया कि जो जेनेटिक मटेरियल है वो DNA, ठीक है। उन्होंने ये स्ट्रेन लिया, जैसे कि इसमें पूछ ही रखा है लाइव रफ स्ट्रेन एंड हीट किल्ड स्मूथ स्ट्रेन लिया, ठीक है। तो उन्होंने एक बार इसको डिग्रेड किया प्रोटीएजेस की हेल्प से, जिसमें सभी प्रोटीन्स डिग्रेड हो गए, लेकिन फिर भी ट्रांसफॉर्मेशन हो रही थी, ठीक है। फिर भी ट्रांसफॉर्मेशन हो रही थी, इसका मतलब ये है कि ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल कुछ और है, या तो RNA है या फिर DNA है, प्रोटीन तो नहीं है, क्योंकि प्रोटीन डिग्रेड हो रहा है फिर भी वो जो है माइस की डेथ हो रही है, ठीक है। फिर उन्होंने लिया RNAs क्या करते हैं, RNA को डिग्रेड करते हैं, ठीक है। RNA को डिग्रेड करते हैं, तो RNA डिग्रेड हो गए, लेकिन फिर भी ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा था, फिर भी माइस की डेथ हो रही थी। तो इसका मतलब क्या है कि प्रोटीन्स भी जेनेटिक मटेरियल नहीं है और RNA भी नहीं है। फिर उसके बाद उन्होंने लिया DNAs DNA को डिग्रेड करते हैं, तो उस वक्त जो है ट्रांसफॉर्मेशन नहीं हुआ और माइस की डेथ नहीं हुई। तो इससे पता चलता है कि जो ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल है, यानी जो जेनेटिक मटेरियल है, वो DNA है। तो आपसे कोई पूछे कि जो एक्सपेरिमेंटली प्रूफ किसने किया इस चीज़ को, तो वो आप एवेरी मैक्लोइड एंड मैकार्टी का नाम लेंगे, ठीक है, जेनेटिक मटेरियल के लिए। तो इस क्वेश्चन में यही पूछा था और इसका 4th आंसर है। आई होप मैंने ये क्वेश्चन आपको अच्छे से क्लियर किया है। तो चलिए नेक्स्ट चलते हैं। तो ये मैंने जो अभी अभी बताया ना, वही मैंने इस स्लाइड में एक्सप्लेन किया है, ठीक है। तो ये PDF आपको मिल जाएगी,
अगर आपको चाहिए तो आप टेलीग्राम चैनल से ले सकते हैं और आप अपना रिवाइज कर सकते हैं। मैंने जो बताया वही इसमें लिखा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। रोल ऑफ होस्ट वेक्टर सिस्टम इज क्रूशियल फॉर मेकिंग रिकम्बिनेंट डीएनए मोलिक्यूल। रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी से क्वेश्चन है ये। विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट फंक्शन एज वेक्टर इन आरडीएनए टेक्नोलॉजी। आरडीएनए मतलब रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी में कौन सा जो ऑप्शन है वो जो कि वेक्टर की तरह काम नहीं कर सकता है। तो वेक्टर तो आप जानते ही हैं, जो होस्ट में जीन ट्रांसफ़र का काम करता है, ठीक है। तो कौन वेक्टर की तरह काम नहीं कर सकता। तो यीस्ट आर्टिफिशियल क्रोमोसोम यैक, ये तो करता ही है, आपने नाम भी सुना है बैक यैक, BAC, जो बैक्टीरियल आर्टिफिशियल क्रोमोसोम होता है एंड यीस्ट आर्टिफिशियल क्रोमोसोम है, ये वेक्टर की तरह काम करते हैं। और लार्ज न्यूक्लियोटाइड मतलब लार्ज अमाउंट ऑफ उसको क्या बोलते हैं यार, सॉरी मैं थोड़ा भूल रही हूँ, लार्ज साइज ऑफ जीन को ट्रांसफ़र कर सकते हैं, ठीक है। फिर है लैम्डा बैक्टीरियोफाज। तो लैम्डा बैक्टीरियोफाज भी वेक्टर की तरह काम करता है। फिर थर्ड ऑप्शन है इस्चेरिचिया कोलाई बैक्टीरिया, ई कोलाई बैक्टीरिया। तो यही इसका आंसर है। इस्चेरिचिया कोलाई यानी ई कोलाई बैक्टीरिया हम पूरा का पूरा थोड़ी ना यूज़ करते हैं वेक्टर में, वेक्टर की तरह। इसके अंदर जो प्लाज्मिड होता है उसी को तो वेक्टर की तरह यूज़ करते हैं, पूरा का पूरा बैक्टीरिया थोड़ी ना यूज़ करते हैं। तो इसका थर्ड ऑप्शन आ जाएगा, ठीक है। फिर फोर्थ है T1 प्लाज्मिड ऑफ प्लांट। तो भाई प्लाज्मिड आ गया तो ये तो वेक्टर की तरह काम करता ही है। तो इस क्वेश्चन का आंसर थर्ड हो जाएगा, ठीक है। अगर आप को लग रहा है मैं थोड़ा स्पीड से पढ़ा रही हूँ तो आप पॉज करके वीडियो मतलब क्वेश्चन पढ़ सकते हो और समझ सकते हो, ठीक है। तो नेक्स्ट चलते हैं। करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट द प्रोसेस ऑफ ट्रांसक्रिप्शन। तो ट्रांसक्रिप्शन के बारे में हमें एक करेक्ट स्टेटमेंट चूज़ करनी है। ये ऑप्शंस हमारे सामने हैं। तो पहला है सीक्वेंस ऑफ न्यूक्लियोटाइड इन ट्रांसक्राइब्ड RNA इज सिमिलर टू दैट ऑफ कोडिंग स्ट्रैंड ऑफ DNA। बिल्कुल सही स्टेटमेंट है और यही आंसर है। तो इसीलिए एक टेम्पलेट स्टैंड होता है DNA का और एक कोडिंग स्टैंड है। टेम्पलेट स्टैंड को तो जो है ट्रांसक्राइब किया जाता है, जो 3 प्राइम टू 5 प्राइम जो होता है उसको टेम्पलेट स्ट्रैंड बोलते हैं और इसी को ट्रांसक्राइब किया जाता है RNA में, ठीक है। और एक दूसरा स्ट्रैंड है जो कि 5 प्राइम टू 3 प्राइम होता है और वो उसको कोडिंग स्ट्रैंड बोलते हैं। उसको कोडिंग स्ट्रैंड इसीलिए बोलते हैं कि उसकी जो कोड जो न्यूक्लियोटाइड है वो बिल्कुल सिमिलर है RNA के, सिवाय एक चीज़ के। क्या है वो? वहाँ पर जो है RNA के अंदर थाइमिन की जगह यूरेसिल होता है, ठीक है। RNA में यूरेसिल पाया जाता है लेकिन जो DNA है वो थाइमिन पाया जाता है। बाकी न्यूक्लियोटाइड्स हैं ना वो बिल्कुल सिमिलर होते हैं, तो इसीलिए उसको कोडिंग स्ट्रैंड बोला जाता है। और फर्स्ट स्टेटमेंट हमारी बिल्कुल सही है, ठीक है। सेकंड है हेलिकेज एंड टोपोआइसोमरेज एंजाइम हेल्प इन अनवाइंडिंग ऑफ DNA डबल हेलिक्स ड्यूरिंग ट्रांसक्रिप्शन। ये बिल्कुल गलत है। अगर यहाँ ट्रांसक्रिप्शन की जगह रेप्लिकेशन लिखा होता है ना तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही होती। हेलिकेज एंड टोपोआइसोमरेज का काम है रेप्लिकेशन में, लेकिन ट्रांसक्रिप्शन में नहीं है, क्योंकि जो RNA पॉलीमरेज एंजाइम है उसके पास खुद की ही कैपेसिटी होती है कि वो हेलिकेज एंड टोपोआइसोमरेज का काम खुद कर सकता है, ठीक है। वो खुद ही अनवाइंड करता है DNA को। तो वहाँ पर हेलिकेज एंड टोपोआइसोमरेज यूज़ नहीं होते ट्रांसक्रिप्शन के टाइम, ठीक है। अगर इस स्टेटमेंट पे यहाँ रेप्लिकेशन लिखा होता तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही होती, ठीक है। अभी के लिए स्टेटमेंट गलत है, ठीक है। तो थर्ड ऑप्शन है RNA polymerase enzyme becomes hollow enzyme when rho factor attaches with the core enzyme। नहीं, अगर रो फैक्टर की जगह सिग्मा फैक्टर लिखा होता ना तो ये स्टेटमेंट सही होती। अभी ये गलत है। आप जानते हैं कि रो फैक्टर तो टर्मिनेशन फैक्टर है, ये तो इस ट्रांसक्रिप्शन के प्रोसेस को टर्मिनेट करता है, ठीक है। रो फैक्टर तो टर्मिनेशन फैक्टर है, लेकिन सिग्मा फैक्टर जो है जो प्रोसेस को इनिशिएट करता है, ठीक है। तो थर्ड ऑप्शन भी यहाँ गलत हो जाएगा। तो फोर्थ है प्रोमोटर इज प्रेजेंट जस्ट एट द साइट फ्रॉम वेयर RNA ट्रांसक्रिप्शन बिगिंस एंड द पोर्शन ऑफ DNA प्रेजेंट इन प्रोमोटर इज ऑल्सो ट्रांसक्राइब्ड। बिल्कुल गलत बात है। प्रोमोटर अपस्ट्रीम प्रेजेंट होता है और जो प्रमोटर वाली साइट है वो ट्रांसक्राइब नहीं होती है, ठीक है। तो यहाँ पर
करेक्ट स्टेटमेंट पूछी तो फर्स्ट ही करेक्ट है, बाकी 3 जो हैं वो इनकरेक्ट हैं। ठीक है, तो मेरे ख्याल से ये क्वेश्चन आपको समझ आ गया है। तो नेक्स्ट चलते हैं। Which fact was not established by the X-ray crystallography of purified DNA? तो भाई एक्सरे क्रिस्टेलोग्राफी है ना, वो प्रोटीन, आरएनए, डीएनए की स्ट्रक्चर को एनालाइज करने के लिए यूज़ की जाती है। फिलहाल हम बात कर रहे हैं डीएनए के लिए, तो देखते हैं कौन सा फैक्ट सही है और कौन सा गलत है। यहाँ पर नोट एस्टाब्लिश मतलब इस नोट वाला पूछा है, जो नहीं है इसका फैक्ट वो देखते हैं। तो पहला है डीएनए इज मेड अप ऑफ 2 स्ट्रैंड्स। यस, एक्सरे क्रिस्टोग्राफी से हमें पता चलता है कि डीएनए 2 स्ट्रैंड से बना हुआ होता है। तो पहला स्टेटमेंट ठीक है, ठीक है। और यहाँ पर हमसे सिर्फ गलत पूछा है। तो सेकंड है परसेंटेज adenine and thymine bases are almost equal at the same is observed for guanine and cytosine bases। तो ये स्टेटमेंट तो बिल्कुल सही है, लेकिन ये एक्सरे क्रिस्टेलोग्राफी से नहीं पता चलती है। ये तो चारगफ्स रूल है ना, ये तो चारगफ्स रूल है जिसमें बताया था प्यूरिन इज इक्वल टू प्यूरिमिडीन्स। ठीक है, ये तो चारगफ्स रूल है, इसमें एक्सरे क्रिस्टोग्राफी का रोल नहीं है। ठीक है, तो सेकंड वाला ऑप्शन अपना आ जाएगा। सिर्फ गलत ही तो पूछा था, तो सेकंड वाला आ जाएगा अपना। ठीक है, बाकी के ऑप्शंस भी देख लेते हैं। थर्ड है देयर आर 10 लेयर्स ऑफ नाइट्रोजिनस बेसिस पेयर्स प्रेजेंट पर हेलिक्स ऑफ डीएनए। यस, ये बिल्कुल सही है, 10 बेस पेयर ही तो होते हैं एक हेलिक्स ऑफ डीएनए में। ठीक है, तो थर्ड वाला तो बिल्कुल सही है। फिर फोर्थ है ए फुल टर्न ऑफ डीएनए हेलिक्स इज देयर एवरी 3.4 नैनोमीटर। तो ये फोर्थ स्टेटमेंट भी सही है। ठीक है, 3.4 नैनोमीटर या फिर 34 एंगस्ट्रॉम एक ही बात है। ठीक है, तो ये फोर्थ वाला भी सही है, सिर्फ गलत पूछा था, तो हमारा आंसर सेकंड आ जाएगा। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ एनालोगस ऑर्गन। एनालोगस ऑर्गन वो ऑर्गन्स होते हैं जिनका ओरिजिन तो डिफरेंट होता है, लेकिन उनका फंक्शन सेम होता है। ठीक है, तो फर्स्ट ऑप्शन है विंग्स ऑफ इंसेक्ट एंड बैट्स। तो ये तो एनालोगस ऑर्गन हैं क्योंकि इनका फंक्शन सेम है लेकिन ओरिजिन अलग है। तो इंसेक्ट के विंग्स तो एक्सोस्केलेटन की आउटग्रोथ हैं, और बैट्स के जो विंग्स होते हैं, सॉरी मैं दोबारा बताती हूँ, जो फर्स्ट ऑप्शन है विंग्स ऑफ इंसेक्ट एंड बैट्स आर एनालोगस ऑर्गन, ये बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। विंग्स ऑफ इंसेक्ट तो जो स्केलेटन है उसकी आउटग्रोथ होती है, और बैट्स के जो विंग्स होते हैं वो फोरलिम की मॉडिफिकेशन है, लेकिन इनका ओरिजिन भले ही डिफरेंट है लेकिन इनका जो फंक्शन है वो सेम है। ठीक है, तो पहला तो नहीं आएगा अपना आंसर। ठीक है, क्योंकि ये पूछ रखा है कि एनालोगस ऑर्गन कौन सा नहीं है, तो पहला तो एनालोगस ऑर्गन है, तो ये तो ऑप्शन नहीं आएगा। सेकंड देखते हैं आइज ऑफ ह्यूमन एंड ऑक्टोपस। ये भी इसका जो फंक्शन है वो सेम है लेकिन जो ओरिजिन है वो अलग है। तो ब्रेन का टिश्यूज़ की जो इनलार्जमेंट है वही तो ह्यूमन की आई है, लेकिन जो ऑक्टोपस है वो जो एपिडर्मिस की से बना हुआ होता है, जो ऑक्टोपस का आई है। ठीक है, तो इनका ओरिजिन तो अलग है लेकिन इनका जो फंक्शन है वो सेम है, तो सेकंड तो नहीं आएगा क्योंकि ये भी एनालोगस ऑर्गन का एग्जाम्पल है। थर्ड है फिन्स ऑफ कॉन्ड्रिक्थाइस एंड सिटेसियस एनिमल। ठीक है, सिटेसियस एनिमल में ये डॉल्फिन वगैरह आते हैं। ठीक है, तो ये भी ऑप्शन अपना सही है। फिन इन दोनों का जो है फंक्शन सेम है लेकिन जो ओरिजिन है वो अलग है। ठीक है, फोर्थ है टेंड्रिल ऑफ कुकुरबिटेसियस प्लांट एंड थोर्न ऑफ बोगनविलिया। ये होमोलोगस ऑर्गन्स का एग्जाम्पल है। ठीक है, ये दोनों ही जो है टेंड्रिल ऑफ कुकुरबिटेसियस प्लांट एंड थोर्न्स ऑफ बोगनविलिया, ये दोनों ही स्टेम की मॉडिफिकेशन है। ठीक है, तो इनका ओरिजिन तो सेम है, ठीक है, लेकिन इनका फंक्शन डिफरेंट है। ठीक है, तो ये होमोलोगस ऑर्गन्स का एग्जाम्पल है। ओके, तो मेरे ख्याल से मैंने क्वेश्चन क्लियर कर दिया है और इसका फोर्थ ऑप्शन जो है आंसर है। तो चलिए नेक्स्ट चलते हैं। Which of the following enzyme is responsible for breaking the parental DNA helix ahead of
रेप्लिकेशन फोर्क फॉर सर्वाइवल द हेलिक्स। तो भाई टोपोआइसोमरेज आएगा इसका एग्जाम्पल, ठीक है। ये जो सुपर कोइलिंग होता है उसको रिलीज़ करता है, ठीक है, चाहे उसको एक स्ट्रैंड कट करना पड़े या दोनों स्ट्रैंड कट करना पड़े, तो टोपोआइसोमरेज ही सुपर कोइलिंग को हटाता है, ठीक है। जो डीएनए पॉलीमरेज है, डीएनए पॉलीमरेज थर्ड है, ये दोनों तो जो है रेप्लिकेशन का काम कर रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। इसका बोन ब्रेकिंग का काम नहीं है। जो हेलिकेज है वो अनवाइंड करता हुआ चलता है डीएनए को, ठीक है, लेकिन वो ये तो सुपर कोइलिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल है और ये सुपर कोइलिंग को हटाता है, ठीक है। आप हेलिकेज और टोपोआइसोमरेज में कंफ्यूज नहीं होना, ठीक है। तो इसका आंसर फर्स्ट आएगा, 56 का आंसर फर्स्ट आएगा, ओके। तो नेक्स्ट चलते हैं, चूज द करेक्ट स्टेटमेंट्स। करेक्ट हमें बताना है, ग्वानिन प्रेजेंट इन डीएनए इज ए पिरिमिडिन बेस, बिल्कुल गलत बात है। ग्वानिन और एडेनिन तो दोनों प्यूरिन है ना, पिरिमिडिन नहीं है, तो पहला तो अपना गलत हो गया। तो जो जहाँ भी ए है वो हटा देंगे, तो फोर्थ ऑप्शन तो अपना हट गया। तो बी देखते हैं, डी ऑक्सीराइबोस शुगर ऑफ डीएनए इज डी ऑक्सीजनेटेड एज सेकेंड एंड थर्ड कार्बन एटम्स। लेकिन ये तो सिर्फ सेकेंड कार्बन एटम से डी ऑक्सीजनेटेड होता है ना, थर्ड से नहीं होता है, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट भी अपनी गलत हो गई, ठीक है। तो थर्ड पढ़ते हैं, नाइट्रोजिनस बेस ऑफ डीएनए मोलिक्यूल इज बाउंड विद फर्स्ट कार्बन एटम ऑफ डीऑक्सीराइबोस शुगर। तो सी स्टेटमेंट अपनी सही है, ठीक है। तो इसका थर्ड ऑप्शन आ जाएगा ओनली सी। हमें सिर्फ यहाँ पे करेक्ट बतानी थी, तो पहली दो तो इनकरेक्ट है जैसे कि मैंने एक्सप्लेन किया है, और अपनी जो सी स्टेटमेंट है, जो थर्ड स्टेटमेंट है, ये बिल्कुल सही है, ठीक है। आई होप आपको ये क्वेश्चन क्लियर है। नेक्स्ट चलते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग साइंटिस्ट आर क्रेडिटेड फॉर डिसप्रूविंग द थ्योरी ऑफ स्पॉन्टेनियस जनरेशन। पहले तो ये समझो कि स्पॉन्टेनियस जनरेशन की थ्योरी क्या कहती है। ये कहती है कि जो लाइफ ओरिजिनेट है ना, वो नॉन लिविंग मैटर से हुई है, ठीक है। नॉन लिविंग मैटर से ही लाइफ ओरिजिनेट होती है, ठीक है। जैसे कि कचरे के ढेर से चूहे बन गए, मिट्टी से कीड़े बन गए, गंदगी से मच्छर उत्पन्न हो गए, तो वो नॉन लिविंग मैटर से उत्पन्न होती है लाइफ। तो ये स्पॉन्टेनियस जनरेशन की थ्योरी एक्सप्लेन करती है, ठीक है। तो इसमें पूछा है कि कौन से साइंटिस्ट ने इसको डिस्प्रूव किया था। तो पहला देखते हैं, मैल्थियस शिल्डेन एंड थियोडोर सैकवान। इन्होंने तो सेल थ्योरी दी थी ना, इन्होंने कोई डिस्प्रूव नहीं किया था स्पॉन्टेनियस जनरेशन को, इन्होंने सेल थ्योरी दी थी, ठीक है। फिर है फ्रांसिस्को रेडी, यस, इन्होंने स्पॉन्टेनियस जनरेशन की थ्योरी को डिस्प्रूव किया था, ठीक है। कैसे डिस्प्रूव किया था? इन्होंने कहा था कि भाई जो लाइफ है वो प्री एग्जिस्टिंग लाइफ से ही आती है, ठीक है, वो नॉन लिविंग मैटर से नहीं आती है, ठीक है। तो इन्होंने क्या किया, 3 जार लिए, तीनों में मीट का पीस रखा, एक को टाइटली क्लोज किया, जिसके अंदर जो फ्लाइज वगैरह, मक्खी वगैरह नहीं जा पाती थी, तो वहाँ पर लार्वा नहीं बने, क्योंकि वहाँ पर मक्खियों ने एग दिए ही नहीं, वहाँ पर लार्वा नहीं बने, तो मतलब जो लाइफ है वो मतलब नॉन लिविंग मैटर से नहीं आती है। फिर उन्होंने दूसरे जार में जो मीट का पीस था वो ओपन रखा, वहाँ पर फ्लाइज आई, उन्होंने अपने एग दिए, तो उससे लार्वा बने, तो वहाँ पर लाइफ ओरिजिनेट हुई। तो उन्होंने कहा कि यहाँ पर मक्खियाँ आई थी तभी तो लाइफ ओरिजिनेट हुई, वहाँ पर किसी नॉन लिविंग मैटर से लाइफ ओरिजिनेट नहीं हुई है, ठीक है। एक और जार था जिसमें सिर्फ ऊपर कुछ लगा रखा था, उन्होंने कुछ बांध रखा था, सिर्फ वहाँ तक ही फ्लाइज आई, मीट से डायरेक्ट कांटेक्ट नहीं हुआ, और वहाँ पर उन्होंने एग ले की और वहाँ पर लार्वा बने, ठीक है। तो उन्होंने स्पॉन्टेनियस थ्योरी को डिस्प्रूव किया था, ठीक है। और एरिस्टोटल की जहाँ तक बात है, एरिस्टोटल ने तो स्पॉन्टेनियस जनरेशन की थ्योरी को सपोर्ट किया था, ना कि इसको डिस्प्रूव किया था। तो सिर्फ बी ही अपना आंसर आ जाएगा, तो फर्स्ट ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए प्रोडक्ट ऑफ रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी। रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी का प्रोडक्ट कौन सा नहीं है? तो पहला है मोनोक्लोनल एंटीबॉडी। तो मोनोक्लोनल एंटीबॉडी जो बी लिम्फोसाइट एंड माइलोमा सेल्स के फ्यूजन से बनती हैं, उनको मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज बोला जाता है, और ये आरडीएनए यानी रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी का प्रोडक्ट है,
ठीक है। फिर है ह्यूमुलिन, जो इंसुलिन को हम प्रोड्यूस करते हैं रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी से, उस इंसुलिन को नाम दिया गया ह्यूमुलिन, ठीक है। ये भी आरडीएनए टेक्नोलॉजी का प्रोडक्ट है। फिर है ऑप्शन सी जिसमें टेरामाइसिन, एंड ऑप्शन डी जिसमें स्ट्रेप्टोकाइनेज। ये दोनों ही एंटीबॉडीज़ हैं और ये हमें बैक्टीरिया से मिलती हैं, तो ये दोनों भी आरडीएनए टेक्नोलॉजी का पार्ट है। तो इसका जो ऑफिशियल आंसर की है उसमें इसमें सभी ऑप्शंस को करेक्ट माना है, ठीक है। और ये सभी ऑप्शंस आरडीएनए टेक्नोलॉजी का प्रोडक्ट है, ठीक है। तो नेक्स्ट चलते हैं। It is an accepted fact that Hardy-Weinberg principle provides a model and explains that a genetic equilibrium is maintained in a population over a period of time under certain conditions। तो Hardy-Weinberg equilibrium के बारे में बता रखा है यहाँ पे, ठीक है। Which condition does not फैसिलिटेट इन मेंटेनेंस ऑफ इक्विलिब्रियम। कौन सी कंडीशन है जो कि इक्विलिब्रियम को मेंटेन करने को फैसिलिटेट नहीं करती, हेल्प नहीं करती है। तो पहला है लार्ज साइज ऑफ पॉपुलेशन, बिल्कुल सही है, ये इक्विलिब्रियम को मेंटेन करने में हेल्प करती है। जब आप हार्डी-वाइनबर्ग इक्विलिब्रियम पढ़ेंगे तो वहाँ पर इसके जो कंडीशंस इस इक्विलिब्रियम को, इस हाइपोथेसिस को सपोर्ट करती हैं, उनके बारे में क्लियर कट दिया गया है, ठीक है। वो हमें याद करना है। और इस पे ना ज़्यादातर जैसे नेट में न्यूमेरिकल्स आते हैं, ठीक है। इस कभी ऐसा एग्ज़ाम नहीं गया नेट का, जो अपना लाइफ साइंस का नेट का होता है, जिसमें हार्डी-वाइनबर्ग इक्विलिब्रियम के बारे में नहीं पूछा गया हो, ठीक है। तो ये एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है और बहुत सारे एग्ज़ाम्स में देखने को मिलता है, ठीक है। ये आप अपना ज़रूर कर लेना। तो पहला है लार्ज साइज ऑफ पॉपुलेशन, ये कंडीशन तो हार्डी-वाइनबर्ग इक्विलिब्रियम को सपोर्ट करती है, ठीक है। फिर है इंडिपेंडेंट असोर्टमेंट ऑफ अलील्स, ये भी कंडीशन जो है हार्डी-वाइनबर्ग इक्विलिब्रियम को सपोर्ट करती है। थर्ड है रैंडम जेनेटिक ड्रिफ्ट, अरे यही तो है अपना आंसर। जेनेटिक ड्रिफ्ट का मतलब ही एलील फ्रीक्वेंसी में चेंज है, और यहाँ पर बात कर रहे हैं इक्विलिब्रियम की, ठीक है। तो ये अपना आंसर है। जेनेटिक ड्रिफ्ट कहाँ हेल्प करती है इक्विलिब्रियम में, ये तो एलील की फ्रीक्वेंसी में चेंज करवाती है, ठीक है। तो ये थर्ड ही अपना आंसर आएगा। और फोर्थ है रैंडम मेटिंग, ये भी जो है हार्डी-वाइनबर्ग इक्विलिब्रियम में हेल्प करती है, ठीक है। तो इसका आंसर अपना थर्ड आएगा, ओके। मैंने इसी चैनल पे जो है जेनेटिक ड्रिफ्ट के बारे में एक लेक्चर ले रखा है, अगर आप इंटरेस्टेड हैं जेनेटिक ड्रिफ्ट के बारे में पढ़ने को तो आप वो लेक्चर देख सकते हैं, ओके। नेक्स्ट चलते हैं। वेरिएशंस इज़ एन इम्पोर्टेंट कंट्रीब्यूटर इन द प्रोसेस ऑफ इवोल्यूशन, विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर्स डज नॉट कंट्रीब्यूट न्यू वेरिएशन इन ए पॉपुलेशन। कौन सा ऐसा फैक्टर है जो वेरिएशन कोज नहीं करता है, ठीक है। पहला है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन तो भाई वेरिएशंस के लिए ही जाना जाता है, तो वेरिएशन तो ये कोज करता है, इसमें रिकम्बिनेशन, क्रॉसिंग ओवर वगैरह होता है, ठीक है। एक्सचेंज होता है क्रोमेटिड का, तो ये तो रिकम्बिनेशन होता है इसमें, आई मीन इसमें तो वेरिएशन होती हैं। तो फर्स्ट ऑप्शन तो नहीं आएगा, ठीक है, क्योंकि ये पूछ रखा है कि कौन सा फैक्टर कंट्रीब्यूट नहीं करता है। फिर है म्यूटेशन। म्यूटेशन तो डीएनए सीक्वेंस में चेंज यानी सडन चेंज वगैरह को ही कहते हैं ना, चेंज को ही कहते हैं, तो ये तो वेरिएशन लाता ही है, ये तो मेन रीज़न है वेरिएशन का। फिर है जेनेटिक ड्रिफ्ट, जो अभी अभी बताया, जो जेनेटिक ड्रिफ्ट है ना वो अलील फ्रीक्वेंसी में चेंज है, ठीक है, वो डीएनए सीक्वेंस में चेंज नहीं है। जैसे जेनेटिक ड्रिफ्ट के दो टाइप है, फाउंडर इफेक्ट या फिर एक जो डिजास्टर वगैरह की वजह से, मैं भूल रही हूँ अभी, हाँ बोटल नेक इफेक्ट बोलते हैं उसको, जिसमें डिजास्टर वगैरह की वजह से कुछ ऑर्गेनिजम्स की डेथ हो जाती है, यानी वो जीन आई मीन वो एलील जो हैं वो डिसअपीयर हो जाते हैं, ठीक है। किसी भी या कोई बीमारी आ गई वहाँ पे, या फिर कोई डिज़ास्टर आ गया, कुछ भी है, तो उस वजह से जो है अलील गायब हो जाते हैं या फिर अलील की फ्रीक्वेंसी में चेंज हो जाती है। ये कोई डीएनए सीक्वेंस में चेंज नहीं कर रहा है, ये कोई वेरिएशन नहीं ला रहा है, ठीक है। तो थर्ड ही अपना आंसर आ जाएगा।
फिर फोर्थ है क्रॉसिंग ओवर। क्रॉसिंग ओवर तो वही जैसे मैंने सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में बताया कि क्रॉसिंग ओवर होता है जिसमें क्रोमेटिड्स का एक्सचेंज होता है और ये वेरिएशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है। तो अपना थर्ड ही जो है अपना आंसर आ जाएगा। ओके, आई होप मैंने ये क्वेश्चन क्लियर कर दिया है। नेक्स्ट देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एंडेंजर्ड मेडिसिनल प्लांट। एंडेंजर्ड मेडिसिनल प्लांट के बारे में पूछा है भाई। ये ना, ये एंडेंजर्ड एक्सटिंक्ट हो गया, कौन सा एंडेंजर्ड है, कौन सा क्रिटिकली एंडेंजर्ड है। तो ये काफ़ी सारे जो है एग्जाम्पल्स हैं जो कि हमें याद करने होते हैं और ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग भी है। तो मेन जो है आप लिस्ट आप गूगल वगैरह से देख लेना, या फिर आपके पास कोई बुक है वहाँ से थोड़े मेन जो ऑर्गेनिजम्स या फिर प्लांट स्पीशीज़ है वो देख लेना। सभी करने तो पॉसिबल नहीं है भाई, ठीक है। तो आइए इस क्वेश्चन पे आते हैं। तो पहला है सेंटेलम एलेप्टिकम। ये सैंडलवुड की स्पीशीज़ है और यही एंडेंजर्ड मेडिसिनल प्लांट है। तो इसका फर्स्ट ही ऑप्शन आ जाएगा, लेकिन मैं बाकी के बारे में बता देती हूँ। सेकंड है पार्थेनियम हिस्टेरोफोरस। ये तो इन्वेजिव स्पीसीज़ है, ठीक है। इसको कांग्रेसी घास भी बोलते हैं। ये तो इंडेंजर्ड हो जाए तो ही अच्छा है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली ये इंडेंजर्ड नहीं है, ठीक है। ये अच्छी वाली फल फूल रही है। थर्ड है ओसिमम टेनिफ्लोरियम। ये तुलसी को बोलते हैं। तुलसी तो हम आसपास कल्टीवेट भी की जाती है मेडिसिनल पर्पस के लिए, और आसपास हम बहुत सारे पौधे हम इसके देख सकते हैं, ठीक है। तो ये एंडेंजर्ड नहीं है। फोर्थ है बोहेनिया वेरीगेटा। ये कचनार का पौधा होता है, ये सजावट वगैरह के लिए मेडिसिनल यूज़ के लिए उगाया जाता है और ये एंडेंजर्ड नहीं है। तो इसका फर्स्ट ही ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं। A scientist observed that a few bacteria can grow in sulfur rich environment। ये assertion and reason का जो है क्वेश्चन है, ठीक है। पहला है assertion जिसमें बोला है कि scientist observed that a few bacteria can grow in sulfur rich environment and perform the photosynthesis। These bacteria can split H2S and release sulfur। yes, ये इस यहाँ पर एक एक्सपेरिमेंट की बात कर रहे हैं, ठीक है, जिसमें जो सल्फर गैस है वो H2S से मतलब रिलीज़ हुई है, ठीक है। ये H2S में जो सल्फर S है ना, सल्फर, यही सल्फर जो है सल्फर गैस में SO2 में ये देखा गया है। तो मतलब H2S वाला सल्फर ही सल्फर गैस बना रहा। तो ये पता है किस चीज़ का बैकग्राउंड है कि जो ऑक्सीजन है ना, वो H2O के अंदर जो ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल है ना, वहाँ से ऑक्सीजन रिलीज़ होती है। O2 वहाँ से रिलीज़ होती है, कहाँ से, जो H2S के अंदर जो H2O के अंदर जो ऑक्सीजन है ना, वहाँ से ऑक्सीजन रिलीज़ होती। तो इस एक्सपेरिमेंट का बैकग्राउंड है ये, ठीक है, इसके बेसिस पे है, ठीक है। तो रीज़न देखते हैं। द अबोव असर्शन प्रोवाइड्स एन एविडेंस दैट ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस in green plants the oxygen is released by the process of split of water। वाटर की स्प्लिटिंग आप जानते हैं, H2O की स्प्लिटिंग, उसी के उस स्प्लिट से ही हमें ऑक्सीजन मिलती है, ठीक है। जो फोटोसिंथेसिस 2 के पास होता है, और हम जो जेड स्कीम पढ़ते हैं ना, हम उसके बारे में बात कर रहे हैं। तो इसमें यही बताया गया है, यही कहने का तात्पर्य है कि जो H2 वाटर की स्प्लिटिंग है, जो H2O की स्प्लिटिंग है, उसी से हमें ऑक्सीजन मिलती है, ना कि कार्बन डाइऑक्साइड के पास जो ऑक्सीजन है उससे, ठीक है। तो हमें वाटर से ऑक्सीजन मिलती है। ये जो दोनों ही स्टेटमेंट है ये बिल्कुल सही हैं, और जो एसर्शन है और इसका जो रीज़न दिया गया है ये दोनों आपस में बिल्कुल सही हैं, ठीक है। जो फोटोसिंथेसिस वाला चैप्टर है उसमें बहुत सारे साइंटिस्ट के बारे में बता करके ये एक्सपेरिमेंट के बारे में बताया है। मुझे एग्जैक्टली तो याद नहीं है, पर रॉबर्ट हिल ने ये प्रूव किया था ऑक्सीजन वाला, और आइजनहोज ने ये एक्सपेरिमेंट बताया था। मुझे मतलब साइंटिस्ट का नाम ठीक से याद नहीं है, अभी काफ़ी दिन हो गए रिवाइज़ किए, लेकिन ये जो स्टेटमेंट्स हैं ना ये बिल्कुल सही है। स्टेटमेंट्स याद हैं क्योंकि ये कॉन्सेप्ट होता है स्टेटमेंट्स, लेकिन साइंटिस्ट के नाम हमें बार बार रिवाइज़ करने पड़ते हैं। हमें ऐसा नहीं कि जैसे कॉन्सेप्ट एक बार समझ आ गया तो लाइफ में कभी भी पूछ लो कॉन्सेप्ट हमें याद रहेगा, लेकिन जो साइंटिस्ट के नाम है ना वो हमें याद करने पड़ते हैं, बार बार रिवाइज़ करने पड़ते हैं, ठीक है।
तो इसका असर्शन और रीज़न दोनों सही हैं एंड रीज़न इज़ द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन। तो इसका फोर्थ ऑप्शन आंसर करेक्ट आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। Based on the observation of different flowers in a garden, which of the following would provide the understanding that a flower can be self pollinating? तो self pollination के बारे में पूछ रखा है यहाँ पे। तो ए स्टेटमेंट है क्लिस्टोगैमस फ्लावर whose petals do not open at all। तो ऐसे जो फ्लावर्स होते हैं, क्रिस्टोग्रामस फ्लावर्स होते हैं, वो सेल्फ पोलिनेशन इंश्योर करते हैं। बिल्कुल सही बात है ये स्टेटमेंट आपने बिल्कुल सही है। बी देख लेते हैं। फ्लावर्स इन विच स्टेमन्स एंड कार्पल्स मैच्योर एट डिफरेंट टाइम इन द सेम फ्लावर। अगर डिफरेंट टाइम पे मैच्योर होंगे तो भाई कैसे सेल्फ पोलिनेशन करेंगे? वो तो किसी और के साथ पोलिनेशन करेंगे ना, जो उनके टाइम पे जो है मैच्योर हो रहा है। अलग अलग टाइम पे मैच्योर होंगे तो नहीं करेंगे भाई पोलिनेशन। ठीक है, तो अपना बी तो सेल्फ पोलिनेशन को इंश्योर नहीं करता है। ठीक है, सी देखते हैं। एन ओपन फ्लावर इन विच एंथर एंड स्टेमन्स एंड स्टिग्मा ऑफ द कार्पल लाई एट द सेम लेवल। अगर सेम लेवल पे हैं, सेम टाइम पे मैच्योर हो रहे हैं, तो चांसेस हैं कि ये भी सेल्फ पोलिनेशन करें। ठीक है, तो अपना ए एंड सी जो स्टेटमेंट है वो जो है अपनी सेल्फ पोलिनेशन को इंश्योर कर रही है। तो थर्ड इसका ऑप्शन आ जाएगा। ठीक है, और चलिए नेक्स्ट चलते हैं। 65 क्वेश्चन है। विच ऑफ द फॉलोइंग आर द रिकमेंडेशन ऑफ NEP 2020। तो भाई जो NEP 2020 है ना, ये इससे कई क्वेश्चन आए हुए हैं, लेकिन मैं अभी इससे डील नहीं करूँगी क्योंकि मैंने ये नहीं पढ़ा है। ठीक है, मैं यहाँ सिर्फ बायोलॉजी के क्वेश्चंस लेके आई हूँ, लेकिन आप इसका जो है स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और सोल्व कर सकते हैं इस क्वेश्चन को। और अभी जो अपना एग्ज़ाम होगा ना EMRS का, वहाँ पर NEP 2020 का बहुत इंपॉर्टेंट रोल, आपको बहुत सारे क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे। तो ये तो आपको बिल्कुल अच्छे से तैयार करनी है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट कनेक्टिव टिश्यू आर करेक्ट। तो कनेक्टिव टिश्यू के बारे में पूछ रखा है। तो 4 तरह के टिश्यू होते हैं, एपिडर्मल टिश्यू, मस्कुलर टिश्यू, नर्वस टिश्यू एंड कनेक्टिव टिश्यू। तो यहाँ पर कनेक्टिव टिश्यू के बारे में पूछ रखा है। पहला है क्वाइट ऑफन दीज परफॉर्म फंक्शन ऑफ एक्स्ट्रा सेलुलर मटीरियल प्रोड्यूस बाय सेल्स। ये बिल्कुल सही बात है। ठीक है, तो करेक्ट स्टेटमेंट ही पूछ रखी है, तो ए वाला स्टेटमेंट अपना सही है। बी है नॉट ऑल कनेक्टिव टिश्यू आर इलास्टिक। ये भी बिल्कुल सही बात है, सभी कनेक्टिव टिश्यू इलास्टिक टिश्यू थोड़ी ना होते हैं, तो बी वाला भी सही है। सी देख रखा डिफरेंट टाइप ऑफ कनेक्टिव टिश्यू आर स्ट्रक्चरली एंड फंक्शनली सिमिलर। नहीं भाई, डिफरेंट टाइप ऑफ कनेक्टिव टिश्यू स्ट्रक्चरली एंड फंक्शनली भी डिफरेंट ही होते हैं, तो अपना सी यहाँ पे गलत हो जाएगा। ठीक है, तो ए एंड बी अपना स्टेटमेंट सही है, तो अपना फोर्थ आंसर आ जाएगा। ठीक है, फिर नेक्स्ट है F1 heterozygote of a dihybrid cross when test crossed that is with the homozygous recessive parental type offspring are observed in ratio 1:1। तो यहीं पर देखो भाई 1:1 तो मोनो हाइब्रिड टेस्ट क्रॉस का आता है। अगर यहाँ पर डाई हाइब्रिड टेस्ट क्रॉस के लिए 1:1 आ रहा है ना, वैसे तो डाई हाइब्रिड टेस्ट क्रॉस के लिए हम एक्सपेक्ट करते हैं कि 1:1:1:1 यानी 4 बार 1:1 आएगा। तो यहाँ पर सिर्फ 2 बार आया, सिर्फ 1:1। ठीक है, ये मोनो हाइब्रिड के लिए होता है, लेकिन यहाँ अगर डाई हाइब्रिड के लिए आया तो कुछ तो गड़बड़ है। तो यानी यहाँ पर जो जीन्स है ना वो इंडिपेंडेंटली असोर्ट नहीं हो रही है, यहाँ पर हमें लिंकेज देखने को मिल रहा है। ठीक है, फॉर द पेरेंटल डोमिनेंट एंड रिसेसिव टाइप्स विच इंटरप्रिटेशन अबाउट द एक्सपेरिमेंट आर करेक्ट। कुछ ऑब्जर्वेशंस दे रखी हैं, तो बताना है हमें कौन सा स्टेटमेंट सही है। तो पहला है जीन्स आर ऑफ 2 ट्रेट्स इन क्रॉस आर कॉम्प्लीमेंट्री टू ईच अदर। नहीं भाई, कॉम्प्लीमेंट्री नहीं है। जैसे कि जीन इंटरेक्शन आपने सुन रखा है, पढ़ रखा है, कॉम्प्लीमेंट्री, सप्लीमेंट्री, डोमिनेंट, इपिस्टेसिस वगैरह। तो यहाँ पर कॉम्प्लीमेंट्री के बारे में बात कर रहा है, तो कॉम्प्लीमेंट्री का ये रेशियो थोड़ी ना आता है, ये कॉम्प्लीमेंट्री नहीं है। ठीक है, तो पहला तो अपना गलत हो जाएगा। ठीक है, और मुझे बताना कमेंट में कि कॉम्प्लीमेंट्री जीन का क्या रेशियो होता है। नेक्स्ट है सच ए रिजल्ट इज़ नॉट पॉसिबल। रिजल्ट पॉसिबल क्यों नहीं है? ये क्वेश्चन में तो दे रखा, पॉसिबल क्यों नहीं है भाई।
फिर थर्ड है, तो बी स्टेटमेंट भी अपनी गलत हो जाएगी। सी है बोथ द जीन ऑफ द क्रॉस आर कम्प्लीटली लिंक्ड। यस, जैसे कि मैंने क्वेश्चन के दौरान समझाते हुए बताया था कि ये जो जीन्स हैं इंडिपेंडेंटली असोर्ट नहीं हो रही हैं और ये कम्प्लीटली लिंक्ड हैं। ठीक है, तो अपना सी वाला स्टेटमेंट ही ठीक है, बाकी ऊपर वाले दोनों ही गलत हैं। तो सी वाला सिर्फ अपना थर्ड ऑप्शन आ जाएगा सही। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये भी NEP 2020 से है, और जैसे मैंने बताया कि मैंने तैयार नहीं किया है, मैं सिर्फ बायोलॉजी के क्वेश्चन तैयार करके लाई हूँ। तो ये क्वेश्चन आप स्क्रीनशॉट ले लो और इसका आंसर ढूंढना। ठीक है, और नेक्स्ट देखो, फॉर अंडरस्टैंडिंग ऑफ सीवेज ट्रीटमेंट विच ऑफ द फॉलोइंग कॉन्सेप्ट्स आर इम्पोर्टेंट फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ इट्स प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन। तो भाई सीवेज ट्रीटमेंट के बारे में पूछ रखा है। आप जानते ही हैं सीवेज ट्रीटमेंट 3 स्टेजेस में होता है, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी। जो सेकेंडरी ट्रीटमेंट है उस दौरान हम माइक्रोब्स का यूज़ करते हैं, जो कि जो ऑर्गेनिक मैटर होता है उसको डिग्रेड कर देता है। तो चलिए ऑप्शंस में क्या दे रखा है, रोल ऑफ, तो हमें क्या क्या समझ, किस किस चीज़ की समझ होनी चाहिए ये पूछ रखा है सीवेज ट्रीटमेंट को अगर हम डील कर रहे हैं। तो पहला है रोल ऑफ माइक्रोब इन द डिग्रेडेशन ऑफ ऑर्गेनिक सब्सटेंस। यस, हमें इसकी समझ होनी चाहिए। बी स्टेटमेंट है अंडरस्टैंडिंग अबाउट बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड। यस, बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड का भी रोल है, वो कब बढ़ती है कब डिक्रीज हो रही है, तो हमें ये भी देखना पड़ता है इसमें जो हम सीवेज ट्रीटमेंट करते हैं उस दौरान। सी है क्लासिफिकेशन ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। यस, कौन से माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का, कौन से माइक्रोब्स का हमें यूज़ करना सही रहेगा, तो ये हमें समझ होनी चाहिए। तो ये तीनों ही स्टेटमेंट सही हैं, तो इसका थर्ड आंसर आ जाएगा ऑल। ठीक है, और ये भी क्वेश्चन आया हुआ है एक एग्ज़ाम में कि जो माइक्रोब्स हैं सीवेज ट्रीटमेंट के दौरान जो माइक्रोब्स यूज़ होते हैं वो हम किस स्टेज पे यूज़ करते हैं, तो वो हम सेकेंडरी स्टेज के दौरान यूज़ करते हैं। ठीक है, तो आपको ये सारी अंडरस्टैंडिंग जब आप टॉपिक करो तो इन सभी बातों का ध्यान रख के चलना है। ठीक है, सिर्फ सरफेस व्यू नहीं लेना है टॉपिक का, अच्छे से करना है। ठीक है, ये भी NEP 2020 से क्वेश्चन है। ठीक है, तो आप ये टॉपिक भी अच्छे से करना। और अगर आपको लगता है कि PGT बायोलॉजी एग्ज़ाम्स में मैं आपको थोड़ा गाइड कर सकती हूँ और मेरी वीडियोस आपके लिए हेल्पफुल हो सकती हैं, तो आप इसको सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि अभी और पार्ट्स भी बाकी हैं जो अपना EMRS PGT बायोलॉजी के क्वेश्चन हम कर रहे हैं। ये सिर्फ हम 20 क्वेश्चन लेके आए हैं और टोटल क्वेश्चन लगभग 80 हैं, 80 हैं, तो बाकी पार्ट्स भी अभी आएंगे। तो आप चैनल सब्सक्राइब कर लेना। और जो HTET PGT बायोलॉजी के हम PYQ कर रहे हैं 2023 के शुरू कर दिए हैं, 2024 के हम कर चुके हैं, तो वो भी सीरीज़ हम कंटिन्यू करेंगे। बस थोड़ा सा उसमें स्लो चल रहे हैं, क्योंकि जब नोटिफिकेशन आता है ना किसी एग्ज़ाम का, तो स्टूडेंट सिर्फ उसी टाइम उसको देखते हैं। ठीक है, लेकिन हम धीरे धीरे उसको भी साथ लेके चल रहे हैं, बस ध्यान अभी उन पे है जो एग्ज़ाम्स हमारे सामने हैं। ठीक है, जिनका नोटिफिकेशन हम देख रहे हैं। ठीक है, तो चैनल सब्सक्राइब कर देना। ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर